Hello and welcome to the class of Indian Polity. My name is डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य था, ये ऑब्जेक्टिव्स थे जिन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, और प्रीएम्बल को क्या अमेंड किया जा सकता है या प्रीएम्बल में कोई बदलाव या चेंजेस किया जा सकता है या पहले किया जा सकता था या नहीं। तो इसके बारे में हम आज के इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। इससे पहले जो हमने सेशन डिस्कस किए थे उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे बना, इसके सोर्सेज क्या हैं, कौन कौन से पार्ट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, कौन कौन सी वो शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया गया है जिनका। उसके बाद मैंने प्रीएम्बल को डिस्कस किया कि प्रीएम्बल क्या होता है और प्रीएम्बल में कौन कौन सी वैल्यूज़ को यूज़ किया गया है। उसी कंटिन्यूशन में मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके की रूल बुक है हमारे देश के लिए, एक कानून की किताब है और एक हमें दिशा दिखाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया। जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ तो फ्रीडम स्ट्रगल के बाद जो लोगों की चाहत थी, जो एस्पिरेशंस थी, जो आइडियल्स थे, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए एक डेमोक्रेटिक, एक सोशलिस्ट, एक सेकुलर सोवरेन रिपब्लिक बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें हर वर्ग की बात की जाए, हर एक क्लास के राइट्स को ध्यान में रखा जाए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का हो, अल्पसंख्यक समुदाय का हो। तो हर एक क्लास के लिए, चाहे वो ट्राइबल्स हों, शेड्यूल कास्ट हों, शेड्यूल ट्राइब हों, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, बच्चों के लिए, अमीर गरीब, हर क्लास के लिए उनके अधिकारों को सुरक्षित करते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशन या एक संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, तो अब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो वो हम डिस्कस करते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स टू बी सिक्योर्ड टू एवरी सिटीजन्स आर, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स हर एक नागरिक के लिए बनाए गए थे वो थे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ओके, सो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया। तो जब आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे, जो प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें भी इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन किया गया। जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा रहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व टू आर सेल्फ फॉर सोवरेन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, ओके, रिपब्लिक। एंड उसमें एक जिक्र किया गया है कि किस तरीके से हम जस्टिस देंगे, अपने जितने भी सिटीजन्स होंगे उनको लिबर्टी मिलेगी, आज़ादी होगी, इक्वालिटी की भावना होगी, फ्रेटर्निटी होगी, हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी की बात होगी, यानी कि सम्मान की बात होगी। और उसी में साथ साथ हम लोग जो है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का भी ध्यान रखेंगे कि हमारे देश में एकता हो, अखंडता हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक तरीके के ऑब्जेक्टिव्स थे, उद्देश्य थे जिनको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का ये जस्टिस था या लिबर्टी थी, इक्वालिटी थी, फ्रेटर्निटी थी। तो वन बाय वन हम इसको वेरी क्विकली इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जस्टिस की। जस्टिस जैसे हिंदी में हम बोलते हैं न्याय। तो किस तरीके के न्याय की बात की गई कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन सा वो न्याय हो जो सारे लोगों को या सिटीजन्स को मिले, जो यहाँ के वासी हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उन सबको जस्टिस मिले। तो किस तरीके का जस्टिस हो, तो यहाँ जस्टिस की बात हो रही है तो वो एक तरीके का सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात हो। यानी कि अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें, यानी कि सामाजिक न्याय, तो जो भी समाज में लोग होते हैं, सोसाइटी जिनसे बनती है, तो सबको समानता का अधिकार हो, सबके लिए समान अवसर का, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सबके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, उनकी अच्छी नौकरी मिले, उनको अच्छा लिवलीहुड हो, एक काम करने का जो एनवायरनमेंट होना चाहिए कंपनीज़ में या ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छा हो। तो ये एक तरीके का सोशल जस्टिस है। इसी तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस की अगर हम बात करें या आर्थिक न्याय की बात करें तो समान वेतन की बात हो या उनको कभी भी कोई जॉब निकलती है या कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है
तो सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, किसी को कम मिले। अवसर की समानता हो, ठीक है, इक्वालिटी फॉर अपॉर्चुनिटी हो। पॉलिटिकल जस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जहाँ तक पॉलिटी की बात है तो सबको वोट देने का अधिकार हो। किसी को भी उससे अगर कोई भी नागरिक है तो उसे उससे वोट देने का अधिकार ना छीना जाए। जो भी कोई 18 साल या उससे ऊपर का है उसको वोट देने का अधिकार हो, और उसको ये फील हो कि वो एक सोवरेन कंट्री में रह रहा है, एक ऐसी कंट्री में रह रहा है जहाँ पर उसको अधिकार है अपने प्रतिनिधि चुनने का, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, अपने एमएलए एमपी जो हम लोग चुन के भेजते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से, ठीक है, उसको चुन सके, अपने अधिकारों को इस्तेमाल कर सके। तो वो कहलाता है आपका पॉलिटिकल जस्टिस। तो 3 तरीके की जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है कि कितने तरीके की जस्टिस की बात की गई है। तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अगर हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल जस्टिस है तभी उस कंट्री में सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस होगा। अगर पॉलिटिकल जस्टिस नहीं है तो उस कंट्री में सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस कभी नहीं हो सकता। इस बात का आप बहुत ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस की, तो फॉर पॉलिटिकल जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान जो 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र का है, उसकी एज है, तो वो उसे वोट देने का अधिकार है, या वो अपना वोट काउंट कर सकता है, वोट दे सकता है। जब भी कभी चुनाव होते हैं किसी भी लेवल पे, तो वो इंसान अपना वोट काउंट कर सकता है, वोट दे सकता है। तो उसको ये अधिकार है एक तरीके का वोट देने का। तो ये भी एक सोवरेनिटी की एक पहचान है कि आप किस सोवरेन कंट्री में रह रहे हैं, रिपब्लिक कंट्री में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं जहाँ डेमोक्रेसी है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट तभी काम कर आते हैं अगर हम कहते हैं कि कोई कंट्री आपका सेकुलर है, सोशलिस्ट है, सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो इन सारे प्रीएम्बल की वैल्यूज़ का अर्थ तभी निकल सकता है जब उस कंट्री में पॉलिटिकल जस्टिस होगा, और पॉलिटिकल जस्टिस होगा तभी कोई भी इंसान अपना वोट जो है यूज़ कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सोशल जस्टिस की। तो सोशल जस्टिस में अगर आपका आ गया इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड्स, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी जेंडर का हो, या कहीं भी उसकी पैदाइश हुई हो, कहीं भी जन्म लिया हो, इन बातों को ध्यान में ना रखते हुए उस इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। जितने भी अफसर आ रहे हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटी हैं, चाहे वो जॉब की अपॉर्चुनिटी हो या किसी भी जिसकी अफसर हो, उसके लिए सबको एक बराबर ना आंका जाए। ये कहलाता है आपका सोशल जस्टिस। इसी तरीके की अब बात होती है स्पेशल राइट्स टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। ये भी एक तरीके का सोशल जस्टिस है कि जो जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके विशेषकर उनका ध्यान रखा जाए, जिससे कि उन्हें ऐसा ना लगे कि हम किसी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी में रह रहे हैं और हमारे जो हक हैं, हमारे जो राइट्स हैं, उन्हें छीना जा रहा है या हमें बराबरी का दर्जा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए भी सोशल जस्टिस की बात की जाती है। उन्हें भी वोट देने का अधिकार हो, उन्हें भी जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। तो ये कहलाता है आपका सोशल जस्टिस। अब हम अगर बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर इसको शो किया गया है, तो जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू ये सरकार को निर्देश देता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू सरकार को ये निर्देश दिया जाता है कि वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए प्रावधान करे, प्रोविजंस करे। तो उसके लिए कुछ आपने देखा होगा, जो पार्ट 4 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की गई है, जिसमें आपके 36 से 51 यानी कि 36 से लेके 51 आर्टिकल्स तक जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में नीति निर्देशित तत्व। तो उसमें सरकार को ये निर्देश किया गया है कि वो क्या काम करेगी सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लाने के लिए। ठीक है, तो एक तरीके से ये बांध देता है सरकार को। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की। अब हम बात करें इकोनॉमिक जस्टिस। तो इकोनॉमिक जस्टिस की अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अवॉइडेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यूअर हैंड्स। यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं तो वो कुछ ही लोगों के हाथ में ना आ जाए, यानी कि मोनोपोली जिसे कहते हैं, एकाधिकार। तो मोनोपोली क्रिएट ना हो जाए, जो इतना भी वेल्थ है वो कुछ ही लोगों के हाथ में कंसंट्रेट ना हो जाए, और वो वेल्थ सब में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट हो, बटे, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। सो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, यही है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का
ऑब्जेक्टिव। तो ये बात हुई आपके जस्टिस की। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लिबर्टी की, जिसे हम बोलते हैं एक स्वतंत्रता या आज़ादी। अब लिबर्टी कौन कौन सी, किस किस तरीके की लिबर्टी हमारे देश में नागरिकों को मिली हुई है, तो ये भी एक तरीके का उद्देश्य था कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम बात लिबर्टी की करते हैं तो लिबर्टी में सबसे पहला जिक्र आता है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशन को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो एक आज़ादी थी, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये भी एक लिबर्टी का पार्ट है। फ्रीडम ऑफ थॉट, आपको सोचने की आज़ादी है। आपको फ्रीडम ऑफ बिलीफ, यानी कि आपका क्या बिलीफ है, आपका क्या विचारधारा है, आप क्या सोचना चाहते हैं, इसकी पूरी आपको आज़ादी है। ज़रूरी नहीं कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर अपना बिलीफ थोपे। हर इंसान को अपने तरीके से सोचने का हक़ है। ये भी इस डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर और सोवरन रिपब्लिक कंट्री की पहचान है। फेथ, आपका जो फेथ है, आप किसी भी धर्म में बिलीव करते हो, चाहे आप हिंदू धर्म में बिलीव करते हो, चाहे इस्लाम धर्म में बिलीव करते हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हो, चाहे आइडियोलॉजी में बिलीव करते हो, मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हो या मूर्ति पूजा के अगेंस्ट हो, तो हर इंसान को अपने तरीके से सोचने का, समझने का पूरा हक़ है, पूरा राइट है। तो ये एक तरीके की लिबर्टी और एक ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें सबको आज़ादी होगी सोचने की, एक्सप्रेस करने की, अपना बिलीफ रखने की, अपना फेथ रखने की। इसी तरीके से बात करते हैं लिबर्टी ऑफ वर्शिप, कि आपको किसकी पूजा करनी है, किस तरीके से पूजा करनी है, सबको अपने अपने तरीके से पूरा अधिकार है। कोई किसी को दूसरे तरीके से बाधित नहीं कर सकता, और कोई सरकार या गवर्नमेंट जो है किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी की, जिसे हम बोलते हैं समानता। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे शो किया गया प्रीएम्बल में, और ये एक ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। अब किस तरीके की इक्वालिटी की बात की गई है, इसको आगे देखते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, कि लोगों में स्टेटस की इक्वालिटी हो, कोई ज़्यादा बड़ा ना हो, ना कोई छोटा हो, सबको एक समान अधिकार हो, एक समान सबका जो लेवल हो। ये नहीं है कि किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो उसका स्टेटस ज़्यादा है, या किसी के पास पैसा कम है, गरीबी है, तो उसको उसको निधर आंका जाए। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की बात है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स सबको समान तौर पे अपॉर्चुनिटी दी जाए। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि कुछ ही लोगों के पास अपॉर्चुनिटी पहुंच रही है और कुछ लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उससे क्या होगा कि एक समुदाय जो है, एक सेक्शन ऑफ जो है देश का, वो निधर रह जाएगा, क्योंकि उसके पास समानताएं, उसके पास अवसर नहीं थे, उसको अवसर पूरी तरीके से नहीं दिए गए। तो इसीलिए फिर ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया कि जिन लोगों के पास उस टाइम में अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो उनको रिजर्वेशन दे के उनको एक समान लेवल पर लाने की कोशिश की गई। इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने, यानी कि कोर्ट के सामने, यानी कि जो भी देश का नियम है उसके सामने सब बराबर हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी कास्ट का हो, किसी क्रीड का हो। किसी को किसी धर्म के आधार पर छूट नहीं मिलेगी। अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको वही सज़ा मिलेगी जो एक अपर क्लास को मिलती है। तो चाहे वो लोअर क्लास का क्यों ना हो, या लोअर क्लास वाले को वही सज़ा मिलेगी जो अपर क्लास वाले को। तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ। सिमिलरली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि सबको सेम लॉ की प्रोसेस जो होती है, जिस प्रोसेस के थ्रू एक इंसान पास होता है, कोई भी लॉ जो बनता है वो एक प्रोसेस के थ्रू पास होता है। तो उस प्रोसेस के ड्यू प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं, तो उस प्रोसेस के थ्रू सबको पास होना पड़ेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये कुछ इक्वालिटी के जिक्र किया गया, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, सबको समान तौर पे जो है लॉ को प्रोटेक्ट करना है, कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। तो ये समानताएं सबको, सारे सिटीजन्स को इक्वल तौर पे दी गई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी कहते हैं एक तरीके का आपसी भाईचारा, सद्भाव, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो किस तरीके की फ्रेटर्निटी की बात की गई है? एक स्पिरिट होती है, जैसे बोलते हैं स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, एक कॉमन भाईचारा, जो समान भाईचारे की भावना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। तो ये जो है, ये फीलिंग सारे नागरिकों को रखनी है अपने माइंड में, अपने दिल में। अगर वो चाहते हैं कि उनका कंट्री सोवरेन कंट्री हो, एक सेकुलर कंट्री हो, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो, एक रिपब्लिक कंट्री हो, एक सेकुलर कंट्री हो, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का हो, तो उनको ये फीलिंग जो है, जिसे हम बोलते हैं स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ये रखनी होगी। तभी देश जो है एक इंटीग्रिटी को अचीव कर पाएगा।
इसका जिक्र फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी किया गया है। जब अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे या कहीं भी देखेंगे तो उसके लिए एक आर्टिकल रखा गया है दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकल 51A क्लास ई। तो आर्टिकल 51A क्लास ई में ये शो किया गया है कि इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल। यानी कि ये हमारी ड्यूटी भी बनती है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं तो हमारी कुछ ड्यूटी भी बनती है कि हम अपने देश की जो आपसी भाईचारा है और जो शांति है इसको प्रमोट करें और इस भावना को हम अपने अंदर रखें। तो ये हमारी ड्यूटी भी है, तो ये एक ड्यूटी के तौर पे हमें बाधित करता है। इस तरीके से एक और ड्यूटी है जैसे विच इज़ एक्सप्लेन इन आर्टिकल 51 क्लास ए सब क्लास एफ। तो उसमें ये जिक्र किया गया है कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज to preserve our present to value and preserve the rich heritage and our composite culture। So हमारा देश में हमने देखा गया है कि जैसे कि बहुत सारे क्लास के लोग रहते हैं, एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, रिलीजन बहुत सारे हैं, रेसेस बहुत सारे हैं, ओके। सो कास्ट क्रीड इस बेसिस पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो इस डाइवर्सिटी की वजह से हमारे जो कल्चर है वो भी बहुत डाइवर्स है, बहुत ही कंपोजिट कल्चर है, और उसकी वजह से जो हमारी हेरिटेज है वो बहुत पुरानी है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उसकी वैल्यू करें और उस रिच हेरिटेज को और जो हमारी कंपोजिट कल्चर है उसको प्रिजर्व करें। तो एक तरीके से तो अब देखा जाए इसको फंडामेंटल ड्यूटी की फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है इन आर्टिकल 51A एंड आर्टिकल 51A सब क्लास एफ। ओके, तो ये दो आर्टिकल मैंने आपके सामने शो किए। आगे बढ़ते हैं। नाउ जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, जो प्रियम्बल में शो किया गया है, दैट इज़ द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। डिग्निटी कहते हैं हर एक इंडिविजुअल जो इस देश का नागरिक है, जो रहने वाला है, उसका सम्मान। अगर किसी भी कंट्री में उसके रहने वाले नागरिकों को डिग्निटी नहीं मिली हुई है या एक सम्मानजनक स्थिति में वो नहीं रह रहे हैं, जिसे हम डिग्निटी बोलते हैं, तो किसी भी तरीके की इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी और ये सारी चीज़ों का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, या कोई जस्टिस की अगर बात करें तो वो भी सब बेकार है, उनका कोई मीनिंग नहीं है अगर उस नागरिक को एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं मिली हुई है। ठीक है, तो डिग्निटी ऑफ लाइफ का मतलब ही यही है कि वो उसको इक्वालिटी मिली हुई है, उसको जो है हर चीज़ की लिबर्टी मिली हुई है, उसके पास सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है, तभी हम कह सकते हैं कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी रहा है। तो उस डिग्निफाइड लाइफ के कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने शो करूंगा, जिनका संविधान के आर्टिकल्स में भी जो है इंपॉर्टेंस मिली हुई है और उनको एक आर्टिकल्स के फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं। नाउ इफ़ देर इज़ नो डिग्निटी देन देर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। तो अगर डिग्निफाइड लाइफ की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि उनके पास लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी, और तभी उनके पास एक डिग्निफाइड लाइफ होगी। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, तो उसमें आर्टिकल 39A में ये मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट को ये करना होगा कि हर एक इंसान के लिए एक एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कि सही तरीका जीविका चलाने का, उनको रोज़गार, उनको जो है एक एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, एक एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड की वो अच्छे तरीके से अपनी जो है लाइफ को चला सकें। तो ये एक तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसको शो किया गया एज अ राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। ओके, इसी तरीके से एक और आर्टिकल है, इसे बोलते हैं आर्टिकल 42। इसमें ये जिक्र किया गया है इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ द वर्क। ये उनको डायरेक्ट किया गया है, इट इज़ काइंड ऑफ अ डायरेक्शन फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन। जस्ट मतलब न्यायपूर्ण और ह्यूमेन कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन जो कि इंसानों के लिए काम करने लायक बनी है। तो जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क, कभी कभी देखा जाता है कुछ लोग ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं जहाँ पर वो काम करने की जगह नहीं है इंसानों के लिए, कि वो उसमें इंसान जो है बहुत ही गंदी जगह पे काम कर रहा है, उसको सांस लेना दूभर हो रहा है, वो हाइजीनिक कंडीशन में काम नहीं कर रहा है, तो यानी कि उसकी कहीं ना कहीं उसकी जो लाइफ है वो कम हो रही है। तो ये गवर्नमेंट के निर्देश है कि वो उसको जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क प्रोवाइड करे, तभी तो हम कह सकते हैं कि वो एक जो नागरिक है वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी रहा है। इसी तरीके से एक आर्टिकल है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो कि फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी का, उसमें हम बात करते हैं कि आर्टिकल 17 के थ्रू जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी थी उसको अबॉलिश किया गया। जो छुआछूत की जो धारणा चलती थी पहले, उसको आर्टिकल 17 के थ्रू अबॉलिश किया गया, ख़त्म किया गया। यानी कि अगर कोई भी इंसान अनटचेबिलिटी से
की कॉन्सेप्ट्स को झेल रहा है तो वो एक डिग्निफाइड, एक सम्मानजनक ज़िंदगी नहीं जी रहा है। तो उसके लिए एक आर्टिकल लाया गया फंडामेंटल राइट के तौर पे कि इसको लॉ के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया कि कोई भी अगर इस तरीके की का एक्ट करता है तो उसको कोर्ट में जो है खींच लिया जाएगा अंडर आर्टिकल 17। सो इस आर्टिकल 17 की वजह से ये जो अनटचेबिलिटी की, छुआछूत की जो प्रैक्टिस थी, इसको अबॉलिश किया गया। तो ये 3 आर्टिकल्स मैंने आपके सामने शो किए। तो ये आप देख सकते हैं कि इन आर्टिकल्स की मदद से ये शो किया जा रहा है कि एक नागरिक को डिग्निफाइड लाइफ मिलनी चाहिए और इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि एकता और अखंडता देश की। तो देश की एकता और अखंडता का जिक्र किया गया है आपका प्रीएम्बल में, और ये एक ऑब्जेक्टिव भी था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। सो ये जो वर्ड है इंटीग्रिटी, ये बाद में ऐड किया गया विद द हेल्प ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। जब ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम पर ये वर्ड नहीं था, लेकिन ये बाद में ऐड किया गया विद द हेल्प ऑफ दिस 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इसका मतलब यही है कि अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। तो कहीं ना कहीं ये हमारी ड्यूटी भी बनती है एज ए सिटीज़न कि हम अपने देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करें और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। तो ये हमारी एज ए ड्यूटी भी बनती है। तो ये एक तरीके का जिसे कहना चाहिए ऑब्जेक्टिव है जो कि प्रीएम्बल में यूज़ किया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भी एज ए ऑब्जेक्टिव इसका यूज़ किया गया। तो ये सारे मैंने ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने एक्सप्लेन किए। कभी भी आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो प्रीएम्बल में ये सारे वर्ड्स जो मैंने आपके सामने शो किए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ओके, एंड दिस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये वहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो ये डिस्कस मैंने इसलिए किया कि इन पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और मेंस में भी कभी कभी इनका रेफरेंस देके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियन पॉलिटी का, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें या किसी भी स्टेट सर्विसेज में अगर आप बैठ रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो या मध्य प्रदेश का हो या बिहार का, कहीं का भी हो, तो उसमें इन चीज़ों के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बहुत फाइन डिफरेंस के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि हाँ यही आंसर है, लेकिन एक्चुअल में आंसर कुछ और होता है। तो अगर आप इस सेशन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम एक और टॉपिक जिसे कहते हैं अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल। जो प्रीएम्बल है, क्या उसको अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम। एक केस हुआ था दैट इज़ कॉल्ड बेरुवारी वर्सेस यूनियन केस 1960। अब ये बहुत ही मशहूर केस है। इस केस के थ्रू एक जजमेंट आया था, उसमें ये जिक्र किया गया था कि प्रीएम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जाता था एज पर दिस जजमेंट ऑफ दिस केस। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट प्रीएम्बल को नहीं माना जाता है, सो इस प्रीएम्बल को अमेंड भी नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल 368। सो दिस प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 368। ये आर्टिकल 368 जो है, इसके थ्रू पार्लियामेंट को ये पावर मिली हुई है कि वो कोई भी आर्टिकल, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो या कोई भी हो, उसे अमेंड कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि वो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल ढांचा है, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, उससे ना टकराए या उस बेसिक स्ट्रक्चर को ना छेड़छाड़ करें। तो पहले क्या था, पहले ये था कि जब प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं तो उसको आप अमेंड भी नहीं कर सकते। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट को ओवर रूल किया, और इन द केस ऑफ केशवानंद भारती केस, जो कि बहुत ही मशहूर केस है, केशवानंद भारती केस 1973, इस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अर्लियर डिसीजन को ओवर रूल किया, और ओवर रूल करने के बाद ये डिसीजन दिया कि प्रीएम्बल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ओके, तो जब कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो उसको अंडर आर्टिकल 368 अमेंड भी किया जा सकता है, बशर्ते कि वो अमेंडमेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना करे, यानी कि मूल ढांचे को छेड़छाड़ ना करे। अगर वो छेड़छाड़ करता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के थ्रू जुडिशियल रिव्यू का पार्ट होगा, और सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फाइनल जजमेंट देगा, बीइंग हैविंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। ओके, सो ये दो केस हैं, बहुत मशहूर केस है, इसको ध्यान रखिएगा कि बेरुवारी वर्सेस यूनियन केस 1960 में
के थ्रू प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, इसलिए उसको अमेंड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना डिसीजन ओवररूल किया और प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बताया और बताया कि इसको जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकता है, जब तक कि वो अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, तो ये हमने बात की अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।